नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे भाई। सी टेट, यूपी टेट, यानी जितने भी राज्यों के टेट होते हैं, ठीक है, और सी टेट में ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अधिगम और अध्यापन, पहला चैप्टर अधिगम और अध्यापन है। ठीक है, आज इसको एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों को आंसर करेंगे भाई। सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। पहला जो है अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का अर्थ है, नंबर एक देखो, प्रश्न नंबर, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। अधिगम कहा जाता है, या अभिप्रेरणा, या अभिवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अधिगम। क्या है अधिगम? अगर ये पूछ जाए अधिगम भैया अर्थ क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, ठीक है, अधिगम के अर्थ की बात करें, अगर हम इसके संकीर्ण अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का जो संकीर्ण अर्थ होता है वो सीखना होता है। अगर व्यापक अर्थ की अगर हम बात कर ले अधिगम की, तो व्यवहार, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। अब यहीं पर व्यवहार शब्द आया। अगर हम व्यवहारवाद की बात करें, व्यवहारवाद आगे आपको पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में व्यवहारवाद के बारे में। इसके जनक जो थे वो जेबी वाटसन थे। कौन थे भाई? व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। यानी आप कह सकते हो भाई वाटसन पहले लेकर आया व्यवहारवाद, जो लेकर व्यवहारवाद का जो विज्ञान लेकर आया वो जेबी वाटसन है, इसलिए व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को कहा जाता है। अगर व्यवहार शब्द की प्रयोग की बात किया जाए कि भैया जो व्यवहार शब्द है उसका प्रयोग किसने किया, तो 1905 में मैक ड्यूगल ने, किसने भाई? 1905 में मैक ड्यूगल ने अपने पुस्तक मनोविज्ञान की एक अवधारणा में इसका प्रयोग पहली बार करता है। ठीक, अब ये मान लो जो व्यवहार शब्द आया, अब ये व्यवहार आखिर इसमें कैसा परिवर्तन होना चाहिए भाई, तब उसको हम अधिगम कहेंगे। तो इसमें स्थायी परिवर्तन होना चाहिए भाई। क्या हो जाए? स्थायी परिवर्तन। जैसे अगर हम बात करें, मान लो कोई ये बच्चा है ना, ये बच्चा है, इसने कुछ क्रिया किया और इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया। अब व्यवहार में कैसा परिवर्तन? या तो अभ्यास के द्वारा परिवर्तन आया होगा, या भैया प्रशिक्षण के द्वारा, या अनुभव के द्वारा। ठीक है, ये तीनों जो है, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, स्थायी परिवर्तन है। अगर स्थायी परिवर्तन तो वो होता है अधिगम। अगर अस्थायी परिवर्तन, मान लो कोई बीमार है ना, उसके व्यवहार में भाई वो चिड़चिड़ापना हो गया ना, व्यवहार परिवर्तन, तो वो अधिगम नहीं है। यानी स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। ये बात ध्यान देना। अगर यहीं पर कहीं पर परिपक्वता दिया हो, मूल प्रवृत्ति हो, यानी मूल जो जन्मजात होती है ना, जैसे कि भाई प्याज, आप प्याज छीलते हैं तो आंख, यानी कि आंख से आंसू निकलते हैं, क्या है? मूल प्रवृत्ति है। बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मादक पदार्थों का विकास। अब कोई है बंदा है बढ़िया दारू वारू पी लिया और इसके व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन हो गया, तो वो अधिगम नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी परिवर्तन है। यानी जो स्थायी परिवर्तन होगा, आपको सिर्फ 3 शब्द ध्यान देना, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अगर इनके कारण किसी व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन आता है तो वो होता है अधिगम। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, चलिए देखो, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। किम्बले ने भी अधिगम को इसी परिभाषित, यानी इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। इनकी भी किम्बले के अनुसार इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर 2, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त आपसे कार्य पूछा गया है। व्यक्तिगत समायोजन है, या सामाजिक व राजनीतिक चेतना है, या व्यवहारिक परिवर्तन? तो व्यवहार परिवर्तन, जो कि स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, या अनुभव के द्वारा। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर 3, देखो, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर इसका व्यू जाएगा आंसर सही। इसके बारे में लोग देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा के ज्ञान होता है और रोने लगता है, तेज से चिल्लाने लगता है, मम्मी मम्मी मैंने क्या, है ना, क्या हो गया भाई, मम्मी यही बोली क्या हो गया। इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता है, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया कि लाल मिर्च कैसी भाई, कड़वी है।
इस प्रकार सीखना अनुभव एक व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। ठीक। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार अगर हम बात करें, सिम्पसन ने क्या कहा है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और उसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है तो सीखना या अधिगम कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 4। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर भाई कर दीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ अगर आपसे पूछे तो ये क्या है, व्यवहार में परिवर्तन जो कि स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तो व्यवहार में परिमार्जन ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। चल जाएगा भैया, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त जो अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन यानी परिवर्तन है। इसलिए काल्विन ने कहा है, अब इनका शब्द देखो भाई, काल्विन ने क्या कहा है, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। काल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अगला है अधिगम की विशेषताएं एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कौन कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अधिगम की विशेषता। चलो, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, इनमें से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ठीक, देखो मैं अगर अधिगम की विशेषता की बात करें, मैं अलग से आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। इसकी जो विशेषताएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विशेषताएं। ठीक है, देखो अधिगम एक प्रक्रिया है। क्या है, पहले बात, अधिगम एक प्रक्रिया है। यह सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। जो अधिगम होता है सदैव कैसे होता है भाई, उद्देश्यपूर्ण होता है। और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि क्रिया करनी पड़ती है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जो अधिगम होता है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। और क्या इंपॉर्टेंट है, अधिगम समाज के लिए सापेक्ष होता है। क्या है, जो अधिगम होता है वो समाज के लिए सापेक्ष होता है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, ये बात ध्यान देना भाई। अधिगम क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती हैं। अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली और परिवार की भूमिका होती है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, ये बात ध्यान देना। अधिगम क्या होता है, सदैव सदैव नवीन नहीं होता भाई। अधिगम सदैव नहीं। अब मान लो कि अगर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, वो दैट आपने अब फिर उसको दोबारा पढ़ा तो नवीन नहीं है, आपने उसको रिविजन किया तो वो नवीन नहीं है। तो अधिगम जो होता है वो सदैव नवीन नहीं होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, जो स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम में सर्वांगीण विकास होता है। तो अधिगम में क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, असफलता अनियंत्रित है। योग्यता सुधार है और योग्यता अटल है। प्रश्न नंबर 5 में आप लोग किधर जा रहे हैं, 5 हो जाएगा। योग्यता क्या है, सुधार है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, योग्यता सुधार है यह अधिगम की धारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त कथन है। यह योग्यता सुधार का अर्थ किसी भी योग्यता से है जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया है। अधिगम द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। मॉर्गन और गिलीलैंड ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन सुधार है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा निर्धारण किया जाता है। इससे भी अधिगम की धारणा योग्यता सुधार है के रूप में स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है भाई। ऐसा अधिगम सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ठीक है, शारीरिक दंड है। ओ, शारीरिक दंड आ गया भाई, शारीरिक दंड। अच्छा, शारीरिक दंड भैया कैसा अधिगम को भाई, अगर आप बच्चों को दंड दोगे तो अधिगम को भैया बढ़ावा कैसे देगी भाई। नहीं, सहयोगात्मक अधिगम परिणाम, ये बात तो सही है भाई। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अच्छा ये भी बात सही है। निरंतर तुलनात्मक नहीं, तुलना नहीं, बच्चों के साथ तुलना नहीं करना भाई। तो यहाँ पर है, यहाँ पर 2 और 3 है किसी में, हाँ ऑप्शन नंबर इसका 6 का डी आंसर हो जाएगा। डी वाले भी सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 3 सही है, बाकी ये दोनों क्या है, गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर अगला है। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला से पहले हम लोग इसकी व्याख्या भी चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सहयोगात्मक अधिगम वातावरण हो, सतत एवं समग्र मूल्यांकन हो, अध्यापक की संज्ञानात्मक भूमिका हो, और रोचक पाठ्य सामग्री हो, है ना, और आदि। रोचक यानी पाठ्य सामग्री हो वो रोचक होनी चाहिए, ठीक, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालकों का जो अधिगम है सबसे ज्यादा प्रभावशाली कब होगा, जब पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, पर ही बल होगा। बात भैया गलत है भाई, एक चीज पर बल नहीं होना चाहिए, है ना, ये बात गलत बोल रहा है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। हाँ भाई, बात एकदम सही है, बात तो सही लग रही है। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारी होगा, नहीं भाई, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय, अरे भाई निष्क्रिय कैसे रखना है, बच्चों को सक्रिय रखना है। ऑप्शन नंबर इसका बी है सबसे बेटर आंसर, ठीक, आंसर इसका बी हो जाएगा 7 का सही आंसर। यूपी टेट है, ये 2020 में आया हुआ है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ठीक है, इन तीनों पक्षों का भी विकास होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं तीन पक्षों में हो सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन तीन प्रकार के परिवर्तन के आधार पर हम बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्य को 3 भागों में, इसने भाई ब्लूम के द्वारा 3 भागों में बांटा गया शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को। संज्ञानात्मक उद्देश्य है, भावात्मक है और मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया गया है। इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम लोग संज्ञानात्मक कार्य के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जैसे अधिगम का जो पक्ष होता है, जो संज्ञानात्मक पक्ष, अगर ये पक्ष की बात कर लो अधिगम की, ठीक है, जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है ये ज्ञान से संबंधित होता है ना, और जो भैया क्रियात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक या क्रिया से संबंधित हो जाएगा, और जो भावात्मक पक्ष होता है वो मन से संबंधित होता है। क्या, मन से संबंधित होता है। कोई दिक्कत परेशानी बोलो। अच्छा, ओके। पक्ष, अगर हम विधिया की बात कर लें भाई, जैसे अनुकरण जो बालक सीखते हैं भाई, अनुकरण के द्वारा, सूच के द्वारा, अभ्यास द्वारा, बोल के द्वारा। अगर हम प्रकार की बात करें तो गामक अधिगम होता है, प्रतिबोधात्मक अधिगम होता है, संकलनात्मक अधिगम होता है। इनके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे डिटेल से, आखिर ये होती क्या है ना। चलो अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता नहीं है। मैंने कम से कम आपको 12-13 विशेषताओं के बारे में पहले ही चर्चा कर दी है। आप बताओ इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बात तो ये सही है भाई। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अच्छा ये बात सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया यानी कि उद्देश्य होना चाहिए ना अधिगम का, ये बात सही है भाई। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या है, गलत है। नंबर इसका ए, 8 का ए विशेषता इसकी नहीं है। योकम और सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषता निम्नलिखित है। किनके अनुसार, योकम और सिम्पसन के अनुसार। अधिगम अभिवृद्धि है, क्या अधिगम क्या है, अभिवृद्धि है। अधिगम समायोजन है, तो अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम विवेकपूर्ण एवं सृजनशील है, और अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या है, क्रियाशील है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह कथन क्या है, सही नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। अधिगम समायोजन है, ये बात तो सही भाई। अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, क्या अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, नहीं भैया, सिर्फ क्या नेगेटिव शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर का भाई। व्यवहार में परिवर्तन तो होना चाहिए, जो कि स्थायी परिवर्तन। सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति यानी कि सीखना सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं होती है। अधिगम विकास, ये बात सही है। अधिगम परिपक्वता, ये भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा गलत। चलिए अगला देखते हैं। अधिगम की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में समायोजन क्षमता का विकास होता है, उच्चतम परिपक्वता के स्तर का विकास होता है। अधिगम का संबंध ज्ञान से है, परंतु सिर्फ ज्ञान प्राप्त से
नवे ज्ञान से तो है, लेकिन ओनली ज्ञान प्राप्त से नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? स्वानुभव और स्वचिंतन है, या स्वक्रिया, या उपयुक्त सभी? सॉरी, प्रश्न नंबर 10 में आप लोग किधर जा रहे हैं? हरियाणा टेट 2011 प्रश्न है। तो ये क्या है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो ये तीनों बातें आवश्यक आप समझ कर दीजिएगा, स्वानुभव भी, स्वचिंतन भी और स्वक्रिया भी। ठीक है। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक या छात्र में समझ विकसित होती है, जो समस्या के समाधान में सहायक होती है। अधिगम का अर्थ सीखना होता है, जो कई प्रकार से हो सकता है। स्वानुभव है, स्वचिंतन है, स्वक्रिया है, निर्देशन है और परामर्श आदि। ठीक। स्व अनुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, निर्देशन और परामर्श आदि। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, अच्छा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, वाह क्या बात है भाई। चलना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 11, अच्छा प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का स्वाभिवादन करना। ठीक है। आपने सीख लिया भैया कि हमको अभिवादन व्यवहार परिवर्तन आपके आ गया अधिगम से, कि हमको बड़े के साथ या शिक्षक का क्या अभिवादन हाथ जोड़कर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर में। अरे भैया भोजन को देख के मुंह में लार आना, ये कोई बात नहीं है ना। ये 5 वर्ष की अवस्था में फेंकना या चलना, ये बात नहीं है। ये बात तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अधिगम का तात्पर्य क्या है? सीखना है। जीट में प्रश्न आया भाई, किसी बच्चे को कार्य करने के तरीकों को बताया जाए और छात्र उसी तरह का व्यवहार करे तो छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान या व्यवहार अधिगम कहलाएगा। जैसे हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना बच्चे द्वारा सीखा जाता है। क्या है? बच्चों ये सीखते हैं इसको। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। देखो, एकमात्र ही, ये शब्द क्या है? टैगवर्ड निगेटिव शब्द है भाई। ये नहीं, एकमात्र ही। अरे भैया अधिगम भाई कहीं से भी, परिवार से भी, अपने मित्र से, मंडली से भी, मित्र मंडली से भी, है ना, ये कहीं से भी सीखने को मिलती है? तो ये सिर्फ एकमात्र स्थान नहीं है शैक्षिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज। ये बात क्या हो जाएगी? ये बात क्या है? गलत हो गई। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, चलो ठीक है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी बात सही है। अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये बात एकदम क्या है? सत्य है। अन अधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया की निम्न विशेषता हो सकती है, बाकी मैंने विशेषताओं के बारे में आपको बताया है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है और सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना संपूर्ण जीवन काल तक चलता है तथा यह सार्वभौतिक होता है, ना सार्वभौमिक होना चाहिए, ना कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। सार्वभौमिक होना चाहिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण, भी बच्चे अनुकरण करते हैं, जैसे आप करोगे उसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे आप डांस करोगे बच्चे भी छोटा डांस करेंगे। अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार, भाई स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता से क्या कोई शिशु अधिगम को सहायता मिलेगी? नहीं भाई। आप ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। सी वाले सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अधिगम एक क्रिया है जिसे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र में अनुकरण, अवप्रेरणा, पुरस्कार आदि सहायक भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यूथ पब्लिकेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखो,
अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता बिल्कुल प्रभावित होती है, वातावरण ये भी है, प्रशिक्षण और शिक्षण ये भी है, लेकिन राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है? गलत है, आपको गलत ही आंसर देना था। यूपी टेट प्रश्न में 2013 में अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक है, आनुवांशिकता है, वातावरण है, प्रशिक्षण, शिक्षण और समायोजन की क्षमता। ठीक है, राष्ट्रीयता भैया अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। क्या है? राष्ट्रीयता जो है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, तो मैं कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर लेता हूँ अधिगम की, जैसे कि जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, इसकी ये परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है। परिभाषा दे देगा, बोलेगा ये किसकी भैया परिभाषा? क्रो और एंड क्रो, है ना। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम का। जो क्रो एंड क्रो भैया कहते हैं कि आदत, है ना, पति पत्नी थे ना, बताओ, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार। अगर हम यहीं पर बीएफ स्किनर की बात करें, बीएफ स्किनर, नर कौन सा? नर की बात हो रही है, नर, है ना। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। जो बीएफ स्किनर का ये कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, नर कौन करे भाई? मानव उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा ना। चलो, तो नर से ध्यान देना भाई, अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, बीएफ स्किनर ने कहते हैं अधिगम के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 15, सीखना। सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित नहीं होता है। क्या जो सीखना है संयोग से प्रभावित नहीं होता है? ठीक है, बात एकदम गलत है। सीखना भी प्रभावित होता है ना, संयोगों से छीन संबंध रखता है? नहीं भाई, सीखने वाले के संयोगों से स्वतंत्र है, बात गलत है। सीखने वाले के संयोगों, बिल्कुल बात सही है। ये जो सीखना होता है वो सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इन संवेग, अब संवेग क्या होता है इनके बारे में चर्चा आगे डिटेल से करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सीखना अधिगम करता सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वाले की रुचि, उसकी मनोवृत्ति या उसकी भावनाओं पर निर्भर करता है कि सीखने की क्रिया कितनी तेज या कितनी धीमी है। अगला है प्रश्न नंबर है 16, अधिगम के प्रकार व क्षेत्र हम लोग देखेंगे। अधिगम के प्रकार व क्षेत्र, ठीक है, अधिगम के प्रकार व क्षेत्र के बारे में जो अधिगम वो 12 चैप्टर है, आगे हम लोग सारे बारे में जानकारी करेंगे। तो यहाँ पर आगे भैया गहने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी एग्जाम होता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे रीट हो, हरियाणा टेट हो, ये प्रश्न जरूर पूछता है आपसे। गहने के अधिगम सोपान का सही क्रम, है ना। गहने के अधिगम सोपान, जो गहने ने भैया अष्टपदी सोपानी का सिद्धांत दिया था, कौन सा? अष्टपदी, अष्टपदी। चलिए हम अष्टपदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गए। देखो, सबसे जो निम्न स्तर है वो होता है संकेत अधिगम स्तर। जो सबसे निम्न स्तर है वो संकेत अधिगम स्तर है। फिर उसके ऊपर आप हो जाएगा अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपक है। क्या है? अनुक्रिया उद्दीपक स्तर है। इसके बाद तीसरा जो नंबर है वो श्रृंखला। ये तीनों जो होता है ये मानव और पशु दोनों के लिए है। ये तीनों भैया जो नीचे के जो तीनों हैं वो आपके मानव और पशु दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे संकेत निम्न स्तर का है, अनुक्रिया है, इसके बाद श्रृंखला है। जो चौथा है वो शाब्दिक अधिगम स्तर। चौथा जो है वो शाब्दिक है, और जो पांचवा, समझना सिर्फ इसको समझना है आपको, पांचवा जो है बहुविवेचनात्मक, क्या है? बहुविवेचनात्मक है। और जो छठा है, ठीक है, वो आपको हो जाएगा संप्रत्य अधिगम स्तर। इसके बाद सिद्धांत या नियम है। इसके बाद समस्या समाधान, सबसे ऊपर है समस्या समाधान। अब देखो इनमें से सबसे क्या हो जाएगा? समाधान। हाँ, संप्रत्य जो आपका छठा है, नियम ये 7वां है, और समस्या समाधान जो क्या 8वां है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कहते हैं सर। ठीक है, सर्वोच्च स्तर, सर्वोच्च स्तर क्या है? समस्या समाधान। सबसे निम्न स्तर जो होता है वो संकेत अधिगम स्तर। ठीक है, बात ध्यान देना। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। देखो ये सब दिया गया है, जो बताया है 8 वर्गों में ये सब दिया गया है। संकेत सबसे नीचे संकेत है,
पहला उद्दीपक अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, ये मानव और पशु दोनों के लिए है, और ये जो है वो सिर्फ मानव के लिए, क्या है, मानव के लिए ना। शाब्दिक है, बहुविभेद अधिगम, संप्रत्य, नियम, इसके बाद समस्या समाधान, गैने के अनुसार। अगला प्रश्न नंबर 17, रिक्त स्थान भरिए। गैने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या है, समस्या समाधान जो है वो सर्वोच्च सबसे निम्न पूछेगा तो आपको संकेत अधिगम स्तर बताना है। ठीक, पूरा आपको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आपको रट लेना है भैया, याद कर लेना है, इसको समझ लेना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर है, ये दे दिया गया है भाई, कोई बात है भाई जिसके बारे में आपने चर्चा कर लिया, एक बार फिर से ध्यान पूर्वक इसको देख लो, 8वें स्तर को आपको ध्यान। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, संकेत अधिगम जो कि पहला है, पारंपरिक अनुकूलन के द्वारा, मनोविज्ञान है, वातावरण है, या मनोदैहिक। प्रश्न नंबर 18, ठीक है, 18 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, हो जाएगा पारस्परिक अनुकूलन के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर एन यानी गैने जो थे उनके द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानिकी के अंतर्गत अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं। इसमें पहला जो है वो संकेत अधिगम है। संकेत अधिगम को पारंपरिक अनुकूलन या क्लासिकल अनुबंधन भी कहा जाता है, ठीक है, क्लासिकल यानी इसके जो सीखता बच्चा संकेत के द्वारा शास्त्रीय परंपरागत सिद्धांत अनुबंधन यानी यांत्रिक आदतों द्वारा सीखता है, जो संकेत अधिगम स्तर होता है। ठीक, जो आपका दूसरा नंबर है अनुक्रिया उद्दीपक अधिगम है। अगर हम यहाँ पर अनुक्रिया की बात कर ले, ये जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है, थॉर्नडाइक, ठीक। और जो भैया तीसरा है श्रृंखला अधिगम स्तर है, इसे एडविन रे गुथरी ने दिया था, इसको श्रृंखला अधिगम स्तर किसने, एडविन रे गुथरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे क्रमित अधिगम स्तर कहते हैं, जो तीसरा है इसे श्रृंखला अधिगम को किसने दिया भाई, एडविन गुथरी रे गुथरी भैया, एडविन रे गुथरी के द्वारा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमित अधिगम, इसे क्रमित अधिगम स्तर भी कहा जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है, श्रृंखला की बात करें, जैसे बालक को क्या पढ़ाना चाहिए, कौआ का, खाना खा, है ना, गमला, तो काखा गांगा यानी क्रम से पढ़ना चाहिए, नहीं कि भाई आपने पहले कब का से कबूतर पढ़ा दिया, फिर गा से गमला खा को छोड़ दिया, है ना। गिनती बनाना 1 2 3 4, ठीक है, क्रम से। जैसे ही अब जैसे अगर इसमें देखो, इस श्रृंखला में कहा जाता है कि अगर कोई बालक मान लो 2 का पहाड़ा लिख रहा है, 2 दूनी 4, फिर लिख दिया बीच में 5, फिर 8, फिर 10, बीच में 6 लिख दिया, तो जहां पर गलती हो आप उसको सिर्फ काटना, पूरा नहीं काट देना है, जहां पर गलती हो उसको सिर्फ बच्चों को सुधारना है, ठीक है, यानी कि वहीं पर संशोधन करना है। ये होता है भाई तीसरा वाला। अगला है प्रश्न नंबर, लगते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम क्षेत्र नहीं है, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, आध्यात्मिक है। मैंने तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ भाई, आध्यात्मिक जो होता है ये नहीं होता है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक ये तीनों होते हैं अधिगम के पक्ष, ठीक है। 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। आध्यात्मिक अधिगम का भाग नहीं है, यह सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, व्यावसायिक है, अनुभाविक है, भावात्मक और आध्यात्मिक। सीखने का क्षेत्र है, सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं, क्या हो जाएगा भाई, अभी आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, सीखना 3 शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया है, एक अभ्यास बताया है, एक प्रशिक्षण बताया है, एक क्या बताया है, एक आपने शायद अनुभव बताया था। सीखने का क्षेत्र यहाँ पर आप समझ गए तो क्या है, भावात्मक हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा सी, ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है और भावात्मक, तो 20 का यहाँ पर सी होगा, ठीक है। कौन कौन से 3 क्षेत्र है ना, संज्ञानात्मक है, जो संज्ञानात्मक है ज्ञान से, भावात्मक मन से, क्रियात्मक क्रिया से। अगला है प्रश्न नंबर 21, अधिगम के वक्र तथा पठार। सॉरी, देखो जो अधिगम चैप्टर है वो काफी बड़ा है,
बीच बीच में आपको इस तरह बताते चलूंगा। अधिगम जो चैप्टर है वो काफी लंबा चैप्टर है भाई, बीच बीच में आपको बताते रहूंगा। अधिगम का वक्र तथा पठार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं अधिगम की मात्रा, देखो अधिगम के वक्र के बारे में सुनो, ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर, मान लो ये है आपका समय लगने वाला, इधर है आपका मात्रा अधिगम, है ना, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, इनको मिला दो, ये क्यों बग रहा है, ये क्या, ये वक्र जो एक बनेगा ऐसे, ये क्या होता है, ये होता है आपका वक्र होता है अधिगम। अब ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भाई देखो, इसके प्रकार टोटल 4 होते हैं। क्या, पहला हो गया सरल रेखीय अधिगम, सरल रेखीय अधिगम कहो, या इसे निष्पादन वक्र कहो, या समान उपलब्धि वक्र कहो, कुछ भी कहो, ठीक। तो दूसरा होता है उन्नतोदार वक्र कहो, उन्नतोदार कहो, या बढ़ता हुआ कहो, या धनात्मक कहो, या सकारात्मक कहो, एक ही नाम है। जो तीसरा होता है वो नतोदार वक्र, यानी नतोदार वक्र, या इसको घटता हुआ वो वक्र कहो, या ऋणात्मक वक्र कहो, ठीक है। और जो चौथा होता है वो मिश्रित वक्र, इसे ही सर्पिलाकार वक्र और एस टाइप वक्र कहते हैं। जो चौथा होता है उसको मिश्रित वक्र कहते हैं, या सर्पिलाकार कहो, या एस टाइप वक्र कहा जाता है। अब ये होते क्या है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आप देखो, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो तब उनके सीखने का वक्र कैसा रहेगा, बेहतर होगा, स्थिर रहता है, अवनत रहेगा, या समान रहता है। प्रश्न नंबर 21 क्या होगा भाई, समस्या पर चर्चा समूह पर तो क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। जब शिक्षार्थियों को समूह में की समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र बेहतर हो जाता है, क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं तथा विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कौशल सीखने की पहली अवस्था यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय और अनुकरण, ठीक है। कौशल सीखने की पहली अवस्था आपसे पूछी, प्रश्न नंबर 22, ठीक है। 22 के लिए क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, 22 का डी ऑप्शन नंबर अनुकरण। बच्चे वैसे कैसे सीखते भाई, अनुकरण द्वारा तो सीखते हैं, है ना। अपने मम्मी पापा या भाई बहन जो छोटा बहन बड़ा होता है, वो जो करेगा अनुकरण के द्वारा ही वो बच्चा सीखता है। जैसे आप बोलोगे, अगर आप अच्छे से बोलोगे तो अच्छे से बोलेगा, गाली गलौज करोगे तो बच्चा भी ऐसे करने लगता है, अनुकरण, ठीक है। जन्म से बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं कालांतर में उनमें से कुछ के व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। इसी प्रकार कौशल या किसी क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण ही होती है। अनुकरण के माध्यम से वह कई प्रकार के कौशल सीख लेता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। कौन सा अधिगम, सार्थक अधिगम की बात हो रही है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास है, निर्देश या संचालन है, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, या कंठस्थीकरण या स्मरण है। यहाँ पर रूट लर्निंग की बात हो गई, रट्टा मारने की बात हो गई, रट्टा नहीं मनवाना भैया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अगर ये शब्द कहीं पर आपको दिख जाए तो भैया 99% वो आपको ऑप्शन गलत मिलेगा। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, रट्टा नहीं मरवाना है। चलो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की, 2011 का प्रश्न, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। बालक जो होते हैं वो विविध प्रकार से सीखते हैं, शिक्षक के भाषण द्वारा या प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके अथवा चिंतन करके। अच्छा विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, है ना। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे, आगे तो इससे अच्छा तो कोई नहीं भाई, इसको चलो हम लेकर चलते हैं सही, आगे भी देख लेते।
शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर है 25। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है या चिंतन है? तो क्या है? अनुकरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरे व्यवहार शासन दिया है, दूसरे व्यवहार के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निर्देश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं उसको निर्देश निर्देश कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने 25 टोटल किया, क्वेश्चन किए। अब कल से मैं लगभग आपको डेली 40 से 45 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं पीएसएफ क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट और बातें होंगी हम उनके बारे में चर्चा डेली करते रहेंगे। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।